वक्त आ गया एक और नया रिपोर्ट कार्ड का और आज का रिपोर्ट कार्ड है वन प्लस का। 2024 में वन प्लस ऊपर गया कि नीचे गया, ये अपनी जगह को मेंटेन किया, सबके बारे में बात करेंगे। मैं हूं संदीप, मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इस साल उन लोग ने 8 मॉडल्स लॉन्च किए और सब वेरिएंट्स की बात कर ले तो 15। 2023 के कंपैरिजन में थोड़ा सा वेरिएंट्स बढ़ा दिए क्योंकि उस साल उन लोग ने लॉन्च किए थे 12। 10,000 रुपए से कम का सेगमेंट कोई डिवाइस लॉन्च नहीं किया, जो पिछले साल भी नहीं किया था इन लोग ने, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। उसके अलावा 10 से 20,000 के बीच में इन लोग ने एक डिवाइस लॉन्च किया जो 2023 से मैच करता है। उसके अलावा 21 से 30,000 रुपए के बीच में इन लोग ने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए जो 2023 के कंपैरिजन में एक डिवाइस एक्स्ट्रा है और अपना सेगमेंट परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया। वो 25 था, ये था 27। उसके अलावा मतलब बाकी जितने भी सेगमेंट है इवनली प्लेस थे, 4 3 3 3, मतलब उसमें कहते 50 प्लस में। तो अजय, नंबर्स देख के क्या लग रहा है आपको? नंबर्स देखिए, इनका मॉडल टू वेरिएंट रेशियो परफेक्ट है जी। वन प्लस वॉज ऑलवेज, इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तो एक प्रीमियम पोजीशन में था। और एक टाइम मुझे याद है कि जब एप्पल बहुत छोटा था, 2019-2020 की बात कर रहा हूँ, तो इट वाज अ नंबर 1 ब्रांड। ये सैमसंग के ऊपर था प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। तो ब्रांड लॉन्च हुआ था एज अ प्रीमियम ब्रांड, तो वो प्रीमियमनेस तो इनकी रहनी चाहिए। तो वन प्लस की जो यूज़र है वो वन प्लस की यूज़र रहते हैं। जो इसकी अफिनिटी है वो करीब करीब मेरे हिसाब से सैमसंग से बेटर है और एप्पल से थोड़ी कम होगी, कहीं बीच में है, पर अफिनिटी है इस ब्रांड की। जो लोग वन प्लस यूज़ करते हैं वन प्लस यूज़ करते हैं, उनको पसंद आता है वन प्लस। तो इन्होंने जो पोजीशनिंग ली है वो मेरे हिसाब से मैं तो खुद दुखी था जब इन्होंने 10 और 20 के बीच में डिवाइस को लॉन्च किया। मेरा मानना था कि इनको ऊपर ही रहना चाहिए, इनको 21 से ऊपर ही जाना चाहिए, 20,000 से। पर एक डिवाइस लॉन्च किया तो ज्यादा टेंशन नहीं वो ठीक है। आई थिंक वॉल्यूम लेके आता होगा वो डिवाइस भी, नॉट का है, इनको थोड़ा वॉल्यूम का भी टेंशन रहती होगी, तो वॉल्यूम आ जाता होगा वहां से जी। बट अदरवाइज आई वुड से कि पोजीशनिंग बिल्कुल, इनके नंबर ऑफ मॉडल्स और डिवाइसेस ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक है, प्राइस सेगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ये लिमिटेड प्राइस सेगमेंट में ज्यादा प्ले करते हैं, हर प्राइस सेगमेंट में नहीं इतना प्ले करते, तो वो फैक्टर भी इनका ठीक है। सो अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके हिट्स एंड मिसेस क्या रहे इस साल के। सो अभिषेक, क्या था इनका मेजर हिट आपके हिसाब से? मेजर हिट सॉफ्टवेयर में था। एक तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और जो जिस फ्रीक्वेंसी पे अपडेट्स आ रहे थे, इवन इनके पुराने मॉडल्स में भी बिल्कुल टाइमली मंथली सिक्योरिटी पैचेस एंड सॉफ्टवेयर में जो इम्प्रूवमेंट्स करे हैं फीचर्स में, आप कुछ भी बोल लो, बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है। राइट और मेरे ख्याल से जो इनके कुछ फोन्स में ग्रीन लाइन का इशू आ रहा था उसको एक्नॉलेज किया, उसके अलावा बोला कि हम इसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत कम ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को पब्लिक फोरम में एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी गलती है, हम इसका सोल्यूशन देंगे। तो ये एक मेजर पॉइंट था मेरे हिसाब से जो इन्होंने अच्छा काम किया। उसके अलावा जो हमने स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, प्राइस, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे इनके फोन थे, वो भी इनका एडवांटेज था क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था कि एक फोन दूसरे फोन को कैनिबलाइज नहीं कर रहा था। दो लगातार जो फोन से मतलब 1,000 5,000 के डिफरेंस में भी उनमें क्लियर कट डिफरेंस थी, चाहे फीचर्स की बात कर लें या स्पेक्स की बात कर लें या ऑपरेशंस की बात कर लें, वो बहुत क्लियर कट डिमार्केटेड नजर आ रहे थे। नेगेटिव पॉइंट क्या लग रहा था, क्या मिस आउट लग रहा था? नेगेटिव पॉइंट एक तो ये है कि इस बार फोल्डेबल मार्केट से गायब हो गए जी। एक साल लॉन्च करा फोल्डेबल, बहुत ही अच्छा फोल्डेबल लॉन्च करा, बहुत अच्छा कंपटीशन था वो, एंड इस साल फिर कुछ भी नहीं आया। तो वो एक मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी कि वहां पे ये लोग अच्छा प्ले कर सकते थे, देखते हुए कि जो वन प्लस ओपन था वो बहुत ही अच्छा फोल्डेबल था। राइट और इसके अलावा इनका सूखा पीरियड कुछ ज्यादा ही लंबा चल गया। लास्ट फोन इन्हें जुलाई में लॉन्च किया था, उसके बाद से अभी तक सूखा चल रहा था इनका। तो बेसिकली लगातार कुछ ना कुछ तो लॉन्च करें तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि जो टोटल मॉडल्स इन्हें 8 लॉन्च किए थे, कम से कम हर महीने के हिसाब से एक मॉडल तो इनके स्कोप था, इनके पास मॉडल एग्जैक्टली वो बढ़ाने का स्कोप था। और एक मेमोरी साइड में आपको मिस्टेक लगती है कुछ, आप बता रहे थे यार? वन प्लस 12R में जो इनका मेमोरी गूफ अप हुआ था, UFS गलत वर्जन जो उन्होंने बताया था अपने बेस मॉडल में, हालांकि एक्सेप्ट करा
लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे वो एक्सेप्ट करने में। और ये वन प्लस की तरफ से ये मिस्टेक ज्यादा आती हैं जो ज्यादातर ब्रांड से नहीं आती, तो वहां आई थिंक इनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। राइट, तो बेसिकली कम्युनिकेशन को बहुत ही क्लियर रखिए, जो बोलना है क्लियरली बोलिए। ऐसी चीजों की तो गलतियां कमी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए। अगर उसके बाद भी गलती हो रही है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी गलती जानबूझ के की जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है इनका माइनस पॉइंट क्या था? इनका माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था इनका चैनल हैंडलिंग। जी इन्होंने मेन लाइन चैनल को बहुत नाराज किया। जी इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया ऑनलाइन पे, और मेन लाइन को लिटरली चाहे ब्रांड ने किया हो चाहे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किया हो, बहुत तरसाया जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से उनके क्लेम सेटलमेंट, उनके सर्विस इश्यूज पर को एड्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से साउथ में ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज ट्रेड का ORA बोलते हैं उसको, जी ऑर्गेनाइज रिटेलर एसोसिएशन, उन लोगों ने इनको बैन कर दिया मार्च में। तो 3-4 महीने वो बैन चला, और उनका कंट्रीब्यूशन, साउथ का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज रिटेल के थ्रू बहुत हाई है। मेजर चेंज जो है वो साउथ में है, रीजनल चेंज, तो उससे काफ़ी इनको हिट मिली। अगर आप शेयर देखेंगे तो ऐसा कोई ब्रांड आपको नहीं मिलेगा जिसने 1.25 या 1.5 साल में, फ्रॉम बीइंग ब्रांड नंबर 6, brand number 7, they've slipped to brand number 10. From a share of 7.2%, they've slipped to a share of 3.6%. तो ये मतलब झटका खाते गए, और ये हर क्वार्टर में इन्होंने झटका खाया, पर इन्होंने इस झटके को एड्रेस नहीं किया। अब जबकि नए CEO आए हैं, तो अब जाके इन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू की हैं चैनल के साथ में, कुछ टीमें भी शायद चेंजेस किए हैं। अब जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक्शन लेंगे, बट आई think it may be too late, because जिस सेगमेंट में ये प्ले करते हैं उस सेगमेंट में हर ब्रांड आना चाह रहा है। बिल्कुल, हर ब्रांड प्रीमियमाइजेशन के साथ में Vivo भी आना चाहेगा, Oppo भी आना चाहेगा, Realme भी आना चाहेगा, Xiaomi भी आना चाहेगा, और इधर आपका OnePlus भी आएगा, उधर Samsung भी आएगा, Apple भी अपने नीचे के मॉडल से आ ही जाएगा वहाँ पे। जी, तो उस जगह पे वापस अपनी एक स्पेस क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर इन्होंने करेक्ट प्ले नहीं किया तो मेरा फियर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रांड 6-7 नंबर पर होता था वो टॉप 10 में भी ना दिखे हमको। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक्शन बहुत फास्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। सो अभिषेक, टॉप 3 डिवाइसेस में नंबर 3 पे कौन सी होगी OnePlus की तरफ से? OnePlus 12R, जो 40,000 की रेंज का फ़ोन था, और iQOO को बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन दिया है उन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैगशिप फ़ोन ही था, तो वहाँ पे OnePlus 12R मेरे को लगता है कि नंबर 3 पे होना चाहिए। राइट, नंबर 2 पे कौन सा होगा? नंबर 2 पे होगा OnePlus Nord 4, वो 30,000 की रेंज में था, एंड काफ़ी अच्छा चिपसेट दिया उसमें, सॉफ्टवेयर पॉलिसी इनफैक्ट उनकी फ्लैगशिप से बेटर थी इसमें, तो आई थिंक Nord 4 नंबर 2 पे होना चाहिए। और नंबर 1 पे? नंबर 1 पे OnePlus 12, जिसमें सभी कुछ था, उसमें भी आप कुछ कमी नहीं निकाल सकते हो, कंप्लीट पैकेज था। कंप्लीट पैकेज। राइट, सो अजय, 2025 के लिए क्या कहेंगे आप OnePlus के लिए? मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि इनके लिए एक लर्निंग है 2024, बहुत अच्छा नहीं रहा इनके लिए, और अगर इन्होंने बहुत जल्दी करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए, चाहे वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो चैनल कनेक्ट हो, सेटलमेंट विद द चैनल हो, तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम आ सकते हैं। और आज की तारीख में कंपटीशन था फियर्स है कि अगर किसी को स्पेस दी तो दोबारा उस स्पेस को लेना बहुत आसान नहीं होगा, बिकॉज उस स्पेस के लिए कम से कम 5 उम्मीदवार हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो अगर ये सही जगह पे सही टाइम पे कदम ले लें तो आई थिंक ये अपने आप को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि साथ में एक और कहावत ये भी है कि इज्जत कमाने में सदियां बीत जाती हैं और गंवाने में 1 मिनट लगता है। इनने अपनी इज्जत तो कमा ली है, गवाई अभी नहीं है, लेकिन उसको बचाने की जरूरत है। क्या 2025 में ये अपनी इज्जत को अच्छे से बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से वो कमाई है। देखेंगे हम लोग अगले साल कैसा रहता है OnePlus के पूरे स्ट्रैटेजी, कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं और कंज्यूमर्स को कैसे इंप्रेस करते हैं। बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक नए रिपोर्ट कार्ड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।